300 अरब और हर महीने 1500 युआन के लिविंग अलाउंस में से मुझे एक चुनना था। मैंने बिना एक पल सोचे हर महीने के 1500 युआन वाला ऑप्शन चुन लिया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, लेकिन मेरा रिच सेकंड जनरेशन रूममेट पागल होने की हद तक बेचैन हो गया। पिछली जिंदगी में मैंने 300 अरब की इनहेरिटेंस चुन ली थी। उसके बाद मेरे रूममेट ने मेरे फैमिली ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया और पूरी क्लास को मकाओ के कसीनो में ले गया। सिर्फ एक रात में 300 अरब की पूरी रकम उड़ा दी गई। फैमिली बिजनेस दिवालिया हो गया। मेरे पिता को इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी हार्ट डिजीज ट्रिगर हो गई और वह दुनिया छोड़कर चले गए। मैं अपने रूममेट के पास पैसे वापस मांगने गया, मगर वह मासूम बनकर मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे छिप गया। ब्रदर मूचियन, सिर्फ तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दोष मेरे ऊपर डाल दोगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। म्यूचियन, साफ साफ तुम्ही ने पैसे बर्बाद किए हैं। तुम गैम्बलिंग के एडिक्ट थे और अब लिन फैन पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैं प्राइवेट डिटेक्टिव से पूरे मामले की जांच करवाने जा रहा था, तभी क्लास मॉनिटर जियाहाओ ने कार से मुझे कुचलकर मार डाला। मेरी गर्लफ्रेंड और पूरी क्लास ने उसके पक्ष में गवाही दी। सबने एक ही बात कही कि मैं जानबूझकर उसकी कार के सामने कूदा था ताकि उससे पैसे ऐंठ सकूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं फिर उसी दिन लौट आया था जिस दिन मुझे अपनी इनहेरिटेंस चुननी थी। क्लासमेट्स, ग्रेजुएशन से पहले क्यों ना हम मकाओ घूमने चलें? सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। लिन फैन की यह बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे पिछली जिंदगी में हड्डियां टूटने का दर्द अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। लिन फैन के इतना कहते ही पूरी क्लास खुशी से चिल्लाने लगी। लिन फैन भाई, तू तो कमाल है। सच में रिच सेकंड जनरेशन होने का मजा ही अलग है। मकाओ जा रहे हैं तो मकाओ कसिनो भी चलना चाहिए। रोज एड्स में देखते हैं, लेकिन कभी गए नहीं। लिन फैन के चेहरे पर चमकदार मुस्कान फैल गई। बिल्कुल, फिर हम मकाओ कसिनो चलेंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आ गया। ब्रदर मू छियन, सुना है मू फैमिली उस कसिनो की वीआईपी है। अपनी वीआईपी कार्ड उधार दे दो ना, ताकि सभी क्लासमेट्स भी टॉप लेवल सर्विस एंजॉय कर सकें। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। पिछली जिंदगी में मेरे फैमिली के बर्बाद होने की शुरुआत इसी पल से हुई थी। उसी दिन लिन फैन ने मुझसे यह वीआईपी कार्ड मांगी थी। मैंने जैसे मशीन की तरह अपना बैग छुआ। मेरी उंगलियां उस ठंडी मेटल कार्ड तक पहुंची और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे चुप देखकर लिन फैन मुस्कुराया और उसने दोस्ताना अंदाज में अपनी बांह मेरे कंधे पर रख दी। ब्रोदर मुकियन, बस थोड़ी देर के लिए ही तो चाहिए। कार्ड इस्तेमाल करने से घिस थोड़ी जाएगी। सॉरी, वह कार्ड मेरे पिता की है। मैं उसे किसी को कैजुअली नहीं दे सकता। मेरे जवाब से लिन फैन के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। वैसे भी देर सवेर तुम्हें अपने पिता की कंपनी इनहेरिट करनी है। अपने ही लोगों के बीच इतना हिसाब किताब क्यों? तभी लियू रुयान ने मेरा बैग छीन लिया। उसने मेरी सारी चीजें बाहर उलट दी और मेरी गोल्ड वीआईपी कार्ड उठाकर लिन फैन को दे दी। अरे, यह रही वह वीआईपी कार्ड, तुम इसे ले जाओ और इस्तेमाल कर लो। लिन फैन ने कार्ड लेते हुए जानबूझकर लियू रुयान की उंगलियों को छुआ। रुयान ही सच में समझदार है। ब्रदर मुकवान, तुम्हें अपनी भाभी से थोड़ा सीखना चाहिए। अचानक लिन फैन की आंखें चमक उठीं। उसकी नजर जमीन पर पड़े गेम कंसोल पर जा टिकी। अरे, यह तो लेटेस्ट गेम कंसोल है। सुना है हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। मैं इसे खरीद ही नहीं पाया। लियू रुयान ने लिन फैन की लालची नजर देखी और तुरंत झुककर मेरा गेम कंसोल उठा लिया। फिर उसने उसे लिन फैन की बाहों में रख दिया। इसे भी ले जाओ और खेलो। वैसे भी म्यूचियन इससे बहुत पहले बोर हो चुका है। थैंक यू रुयान। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने एक झटके में अपनी वीआईपी कार्ड और गेम कंसोल दोनों वापस छीन लिए। सॉरी, मैं ये दोनों चीजें नहीं दे रहा। लियू रुयान के चेहरे पर तुरंत गुस्सा उतर आया। मुकियन, तुम इतने कंजूस कब से हो गए? मैं कंजूस हूं? मैं गुस्से में पलटा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। उसकी फैली हुई आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ था। मूचियन, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने अपने सुन्न पड़े हाथ को झटका और ठंडी हंसी के साथ बोला, यह थप्पड़ तुम्हें बाउंड्री सिखाने के लिए था। मेरी चीजें उठाकर किसी और को देने का तुम्हें क्या हक है? पूरा क्लासरूम एक पल में फट पड़ा। मुक्वान, तुम पागल हो गए हो क्या? बस एक गेम कंसोल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया? इतने बड़े आदमी बन गए हो क्या? लिन फैन जल्दी से लियू रुयान को संभालने पहुंचा और फिर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। ब्रोदर मुकियन, रुयान तो सबके भले के लिए कर रही थी। तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है? मैं नीचे झुका और बिखरी हुई चीजें धीरे धीरे उठाने लगा। मैंने वीआईपी कार्ड आराम से अपनी पॉकेट में रखी। मेरा एटीट्यूड बिल्कुल साफ है, मैं नहीं दूंगा। लियू रुयान अचानक लिन फैन का हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ दौड़ी। मुकियान, अभी के अभी कार्ड लिन फैन को वापस दो और हम सबसे माफी मांगो, वरना हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना स्मॉल माइंडेड हो। वापस दूं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। जो चीज शुरू से मेरी है उसे मैं किसे वापस दूं? फिर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। और अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो ठीक है, अच्छा हुआ, ब्रेकअप कॉस्ट भी बच जाएगी। मेरी यह बात सुनते ही लियू रुयान जैसे आग बबूला हो गई। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसे की परवाह है? नहीं है।
मैंने भौं उठाकर उसकी कलाई पर मौजूद कार्टियर वॉच की तरफ देखा। तो पिछले हफ्ते बर्थडे पर जो वॉच मैंने गिफ्ट की थी, पहले वह वापस करो। उसका चेहरा उसी पल सफेद पड़ गया। उसने रिफ्लेक्स में अपनी वॉच को ढक लिया। आसपास खड़े क्लासमेट्स के चेहरे भी तुरंत अजीब हो गए। तभी क्लास मॉनिटर जियाहो गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। मुक्वान, तुम बहुत सेल्फिश हो। लिन फैन अच्छे दिल से पूरी क्लास को मकाओ लेकर जा रहा है, तुम ग्रुप के लिए थोड़ा भी नहीं सोच सकते? सही कहा, दूसरे लोग भी बोलने लगे। हर समय खुद को बहुत अच्छा दिखाते हो और जरूरत पड़ने पर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाता है। मैंने क्लासरूम में मौजूद हर चेहरे को देखा। पिछली जिंदगी में यही लोग कोर्ट में एक साथ खड़े होकर बोले थे कि मैं खुद कार के आगे कूदा था। लिन फैन तुम लोगों को मकाओ ले जा रहा है तो उसी से मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? लिन फैन फिर आगे आया। अगर हम तुम्हारी वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो काजिनो में हमारे खर्च से तुम्हारी वीआईपी लेवल भी तो बढ़ेगी। ये दोनों के लिए फायदे की बात है। लियू रुयान लिन फैन की बांह पकड़कर उसके साथ सट गई। उसके चेहरे का थप्पड़ वाला दर्द जैसे कब का गायब हो चुका था। देखो लिन फैन कितना समझदार है। तुम इतने ओवरबोर्ड जा रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे फायदे की सोच रहा है। अगर तुम सब मकाओ जाने के लिए इतने ही डेस्परेट हो, मैंने धीरे धीरे अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक कार्ड बाहर खींची। तो यह कार्ड तुम लोगों को उधार दे देता हूं। लिन फैन की आंखें चमक उठी और उसने झट से कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने अपनी कलाई घुमाई। कार्ड का सामने वाला हिस्सा दिखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। वह मेरी यूनिवर्सिटी की मेस कार्ड थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लिन फैन ने दांत पीसते हुए कहा। एक दूसरे के बराबर हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम लोग भी तो मुझे मॉरल प्रेशर देकर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने मेस कार्ड को उंगलियों के बीच घुमाया। अचानक लियू रुयन ने टीचर्स डेस्क पर रखा चॉक बॉक्स उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। म्यू छियन, मेरी आंखें ही खराब थीं जो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रही। मैं एक तरफ हट गया और चॉक जमीन पर बिखर गई। लिन फैन ने देखा कि मैं वीआईपी कार्ड देने वाला नहीं हूं तो उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने आसपास के स्टूडेंट्स को एक इशारा किया। कुछ लड़के तुरंत मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुक्वान, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, लिन फैन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में ठंडी धमकी थी। मैं हंसा। बस एक कार्ड के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो, क्या हुआ? उधार नहीं मिली तो अब छीनोगे? छीनेंगे नहीं, जियाहो अचानक पीछे से मुझे धक्का देते हुए बोला। हम बस तुम्हें थोड़ा होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लड़खड़ाकर डेस्क से टकराया। मेरा बैग धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुछ लड़कों ने मौका देखकर मेरी बुक्स को दूर लात मार दी। उनमें से एक ने जानबूझकर मेरे गेम कंसोल पर पैर रख दिया। कड़क, उसकी स्क्रीन टूट गई। तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं गुस्से में खड़ा हुआ, मगर किसी ने मेरे कंधे को जोर से दबाकर रोक लिया। ब्रदर मू छियन, इतने कंजूस मत बनो, लिन फान ने नकली मुस्कान के साथ कहा। सब क्लासमेट्स हैं, एक कार्ड उधार देने में क्या चला जाएगा? फिर उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पॉकेट टटोलने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटक दिया। दफा हो जाओ। इस बार लिन फैन पूरी तरह भड़क गया। उसका चेहरा उतर गया और उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। सीधे तरीके से समझ नहीं आता, अब सजा वाले तरीके से समझेगा। आसपास के स्टूडेंट्स ने रोकने के बजाय उल्टा उकसाना शुरू कर दिया। मारो इसे, पैसे वाले हो तो क्या हुआ, इतना घमंड क्यों? बस एक बेकार कार्ड के लिए हीरो बन रहा है। लिन फैन ने देखा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं तो उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। मैंने सिर घुमाकर उसका पंच बचाया और उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई जोर से मरोड़ दी। वह दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। लियू रुयान यह देखकर चीख पड़ी। मू छियन, तुम हाथ भी उठा रहे हो? वह मेरी तरफ दौड़ी और मेरे चेहरे को नोचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर मैंने तेजी से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल लगा दी। ऑफिसर, मैं रेंजियन यूनिवर्सिटी के टीचिंग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर हूं। यहाँ कुछ लोग मेरी चीजें लूट रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी तोड़ चुके हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लियू रुयान का चेहरा बदल गया। वह पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी, मेरा फोन छीना और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि 10 मिनट से भी कम समय में पुलिस सायरन नीचे सुनाई देने लगेगी। लीड पुलिस ऑफिसर ने क्लासरूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुलिस को कॉल किसने किया? मैंने हाथ उठाया। मैंने। इन लोगों ने मेरी चीजें छीनने की कोशिश की, मेरा गेम कंसोल तोड़ा और मेरा फोन भी फेंक दिया। पुलिस ऑफिसर ने जमीन पर बिखरी हुई चीजों को देखा। फिर उसने टूटे हुए गेम कंसोल और खिड़की के बाहर पड़े मेरे टूटे फोन को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह सब क्या हुआ है? लिन फैन ने तुरंत बेगुनाह बनने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस अंकल, गलत फहमी है, हम बस आपस में मजाक कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर ठंडी हंसी हंसा। लियू रुयान भी जल्दी से बोली, हाँ हाँ, क्लासमेट्स के बीच बस मजाक चल रहा था। बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक करके उनके पक्ष में गवाही देने लगे। मैंने उन सब पर ठंडी नजर डाली। पिछली जिंदगी में भी यही लोग ठीक इसी तरह झूठी गवाही दे रहे थे। फोन तोड़ना, चीजें छीनना और किसी को मारना, इसे मजाक कहते हो? तभी हमारे काउंसलर जांग दौड़ते हुए आए। ये क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा तमाशा कैसे हो गया? पुलिस ऑफिसर ने उन्हें संक्षेप में पूरा मामला बताया। काउंसलर झांग ने सुनते ही लिन फैन को घूरा। फिर से तुम?
लिन फैन अभी बहाने बनाने ही वाला था, मगर सबूत बिल्कुल साफ थे। आखिर पुलिस की मीडिएशन के बाद लिन फैन और लियू रुयान को मेरा फोन और गेम कंसोल का कंपेंसेशन देना पड़ा। उन्हें सबके सामने मुझसे माफी भी मांगनी पड़ी। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त लियू रुयान ने धीमी आवाज में कहा, मुझेन तुम इसका पछतावा करोगे, याद रखना। मैंने उसके विकृत चेहरे को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। डॉर्मेटोरी लौटकर सामान पैक करते समय मुझे लगा कि किसी ने मेरी चीजें खंगाली हैं, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही एक ब्लैक मैबॉक मेरे सामने आकर रुकी। यंग मास्टर मू, मास्टर के पास जरूरी काम है, आपको तुरंत घर चलना होगा। बटलर वैंग ने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया और सीधे गाड़ी में बैठा दिया। रात को मेरे पिता ने मेरे सामने 2 डॉक्यूमेंट्स रख दिए। म्यूचियन, यह तुम्हारे पास आखिरी चॉइस है। 300 अरब की रकम तुम्हारी जूरिक बैंक कार्ड में जमा की जा चुकी है। बस साइन करते ही तुम उस रकम को इस्तेमाल कर सकते हो और फैमिली बिजनेस संभाल सकते हो, या फिर तुम हर महीने 1500 युआन का लिविंग अलाउंस चुन सकते हो। मैं हर महीने 1500 युआन वाला ऑप्शन चुनता हूं। मैंने बिना हिचकिचाए 1500 युआन वाले डॉक्यूमेंट को अपनी तरफ खींचा और अपना नाम साइन कर दिया। मेरे पिता अचानक खड़े हो गए। तुम पागल हो गए हो? मैंने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। मैं अभी बहुत छोटा हूं और दुनिया का अनुभव भी कम है। 300 अरब जैसी विशाल फंड को मैं अभी शायद संभाल नहीं पाऊंगा। और फादर, आप अभी बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर हैं। मैं कुछ और वर्षों तक एक्सपीरियंस ले सकता हूं। मेरे पिता मुझे देखते रहे। काफी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने 1500 युआन चुने हैं तो इसके अलावा हर महीने तुम 1 युआन भी ज्यादा नहीं ले सकोगे। क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? मैंने सिर हिला दिया। मेरी पुष्टि देखकर पिता के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लाओ वांग, मू छेन की जूरिच बैंक कार्ड फ्रीज कर दो। अगले दिन मैंने लिनफान द्वारा बदली गई 2 फेक कार्ड उठाई और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैं लिनफैन और बाकी लोगों के पीछे पीछे मकाओ पहुंच गया। कसिनो का मैनेजर दौड़ते हुए मेरे पास आया। यंग मास्टर मू, इस बार आप अकेले आए हैं? सुना है मेरे कुछ क्लासमेट्स यहाँ खेलने आए हैं। बस उन्हें देखने आया हूँ। आज सुबह सच में कुछ युवा लोग यहाँ आए हैं, मैनेजर ने तुरंत कहा। वे यंग मास्टर म्यू के क्लासमेट्स हैं? अगर पहले बताया होता तो हम उनकी प्रॉपर खातिरदारी करते। मैनेजर लगातार सिर हिलाता रहा। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। मैनेजर मुस्कुराया और उसने मेरे हाथ में 10 कसीनो चिप्स रख दी। वह जानबूझकर सम्मान से बोला, यंग मास्टर मू, पहले आप खेलिए, ये चिप्स हमारी तरफ से गिफ्ट हैं। मैंने हाथ में मौजूद चिप्स को उछाल कर देखा। एक चिप की वैल्यू 1 लाख युआन थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और चिप्स को कसकर पकड़ लिया। कसीनो हॉल में कदम रखते ही लिन फैन की टेबल पर बैठे किसी व्यक्ति ने मुझे देख लिया। अरे, यह तो यंग मास्टर म्यू है। क्या हुआ? अब समझ आया कि हमें ज्वाइन करना चाहिए था। अगर पहले ही वीआईपी कार्ड दे देते तो क्या चला जाता। अब हमारे पीछे पीछे आ गए हो, कहीं पछता तो नहीं रहे? एक बार फैन ब्रदर बोल दो, हम तुम्हें खेलने के लिए कुछ चिप्स दे देंगे। पक्का हमारी बड़ी गेम देखकर जलन हो रही होगी। अब समझ आया कि सही लोगों के साथ रहना चाहिए, मगर अब बहुत देर हो गई है। मैं आराम से पास वाली गैम्बलिंग टेबल पर बैठ गया। डीलर अभी कार्ड्स बांटने ही वाला था कि लिन फैन ने कुर्सी को लात मारकर पीछे किया और मेरी तरफ आ गया। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एक बार फैन ब्रदर बोल दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए कुछ चिप्स दे दूंगा। उसने चिप्स की एक मोटी गड्डी उठाकर मेरी टेबल पर फेंक दी। कसिनो मैनेजर तेजी से हमारी तरफ आने लगा, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर मैंने अपनी उंगलियों से एक चिप को हल्का सा आगे धकेला। लिन फैन, पता है कैसीनो में कारपेट क्यों बिछा होता है? क्यों? ताकि जिन लोगों के पैर हारकर कांपने लगें और वे घुटनों पर गिरें, उनके घुटनों में ज्यादा दर्द ना हो। पूरा वीआईपी हॉल अचानक शांत हो गया। लिन फैन का चेहरा उसी पल नीला पड़ गया। उसके पीछे खड़े क्लासमेट्स अभी भी सेलिब्रेशन वाली शैंपेन पकड़े थे। ग्लास के किनारों से झाग नीचे बह रहा था और पूरा सीन बेहद मजाकिया लग रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स ने पूरे कसीनो हॉल को दिन की तरह रोशन कर रखा था। मेरी उंगलियों के बीच पकड़ी चिप उस रोशनी में ठंडी चमक छोड़ रही थी। तभी बगल वाली टेबल से लगातार हारने की आवाजें आने लगीं। मेरे लगभग 40 क्लासमेट्स के सामने लगे चिप्स के ढेर बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे थे। फिर हार गए, स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। लियू रुयान ने मेरे सामने रखे सिर्फ 10 चिप्स देखे और लिन फैन की बांह पकड़कर हंस पड़ी। ऐसा करो फैन, तुम मुटुकियन के साथ 1-2 राउंड्स खेल लो। जानबूझकर उसे कुछ चिप्स हरा देना ताकि वह थोड़ी देर और खेल सके। मेरी अनुमति का इंतजार किए बिना लिन फैन ने बिना मेरी अनुमति लिए कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। क्या खेलना है? ब्लैक जैक, सिंपल रखो। ठीक है, लिन फैन मुस्कुराया, लेकिन एक एक राउंड खेलना बहुत स्लो है। सीधे ऑल इन चलते हैं। मैंने अपने सामने रखे इकलौते 10 चिप्स आगे सरका दिए। चलो। लिन फैन ने भी अपने चिप्स का ढेर आगे धकेल दिया। गेम शुरू होने से ठीक पहले मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि लिन फैन चुपके से डीलर के हाथ में एक कार्ड पकड़ा रहा था। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला।
डीलर ने कार्ड्स बांटना शुरू किया। हम दोनों को दो दो कार्ड्स मिले। लिन फैन का पहला खुला कार्ड था स्पेड का एस। उसके होंठों पर ऐसी हल्की मुस्कान आई जो वह छिपाना चाहता था। साफ था कि यह कार्ड उसके प्लान के मुताबिक ही आया था। फिर उसने अपना दूसरा कार्ड पलटा, स्पेड का किंग। उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके पास पूरे 21 पॉइंट्स थे, क्योंकि एस को खिलाड़ी अपनी इच्छा से 1 या 11 पॉइंट मान सकता है। मैंने अपने सामने पड़े दोनों बंद कार्ड्स को देखा और शांत स्वर में कहा, हिट। लिन फैन ने मुझे देखकर उपहास से हंसा। डीलर ने मुझे तीसरा कार्ड दिया। मैंने उसे भी नहीं देखा। हिट। अब आसपास खड़े लोग खुद को रोक नहीं पाए। लिन फैन ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, यह लड़का पागल हो गया है क्या? लगातार 2 कार्ड्स और ले रहा है। इसे बस्ट होने का डर नहीं है? म्यू चियन, यह दोदी जू नहीं है। इतने सारे कार्ड्स लेकर क्या करेगा? मैनेजर भी पास खड़ा मेरे लिए थोड़ा चिंतित दिख रहा था। हिट, ये सच में पागल है, किसी ने कहा। लगातार 2 बार हिट ले चुका है। कोई इसे ब्लैक जैक के रूल्स वाली किताब ला कर दो। मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लिन फैन की तरफ देखा। अब अपने कार्ड्स खोलो, अपनी आंखें खोलकर देखो, लिन फैन ने घमंड से कहा। यह राउंड मैं पक्का जीत रहा हूं। उसने अपने दोनों कार्ड्स पलट दिए, एक स्पेड का किंग और एक स्पेड का एस। ठीक 21 पॉइंट्स। इस बार तो लिन फैन पक्का जीता है। ऊपर से ब्लैक स्पेड किंग वाला परफेक्ट हैंड है। मुख्वान, अब तो तेरे पास पहनने को भी कुछ नहीं बचेगा। बाहर जाकर खुद को हमारा क्लासमेट मत कहना, शर्म आएगी। मैंने बस कंधे उचकाए। फिर मैंने अपने कार्ड्स पलट दिए, 3-2 के कार्ड्स और 2-3 के कार्ड्स। कुल मिलाकर सिर्फ 12 पॉइंट्स। लेकिन अगले ही पल सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि मेरे हाथ में मौजूद ये 5 कार्ड्स भले ही सबसे छोटे कार्ड्स थे, मगर वे मिलकर 5 स्मॉल ड्रैगन्स बनाते थे। और 5 स्मॉल ड्रैगन्स लिन फैन के ब्लैक स्पेड किंग हैंड से भी बड़ा था। मैंने शांत नजरों से लिन फैन को देखा। तुम तो कह रहे थे कि तुम पक्का जीतोगे। चीटिंग, किसी ने चिल्लाया। इसने जरूर चीट किया है। यह कैसे हो सकता है? लिन फैन ने गुस्से में लियू रुयान को झटक कर दूर किया। वह दोनों हाथों से गैम्बलिंग टेबल पकड़े गरज उठा। यह नामुमकिन है। मैं हल्के से मुस्कुराया। लगता है आज लक गॉडेस मेरी तरफ है। तभी मैनेजर के चेहरे पर एक प्रोफेशनल मगर कुछ ज्यादा ही ठंडी मुस्कान आई। मिस्टर लिन, आपका कुल आउटस्टैंडिंग डेट अब 980 मिलियन युआन हो चुका है। अमाउंट बहुत अधिक है, इसलिए आगे गेम जारी रखने से पहले आपको अपना डेट क्लियर करना होगा। पूरी गैम्बलिंग टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। लियू रुयान के हाथ में पकड़ा शैंपेन ग्लास धड़ाम से मार्बल फ्लोर पर गिरा और टूट गया। तुम्हारा मतलब क्या है? लिन फैन ने गुस्से में कुर्सी को लात मार दी। तुम्हें लगता है कि मैं पैसे नहीं चुका सकता? उसने अपने हर्मीज वॉलेट से गोल्ड एम्बॉस्ड वीआईपी कार्ड निकाली और मैनेजर की ओर उछाल दी। ध्यान से देखो, मैं यहां का वीआईपी हूं। मेरे पास 5 बिलियन का क्रेडिट लिमिट है। मैनेजर ने एक ट्यूजर से उस कार्ड को उठाया और ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल वह मेरी तरफ मुड़ा और सम्मान से झुक गया। यंग मास्टर मू, यह वीआईपी कार्ड आपके पिता ने 3 साल पहले यहां बनवाई थी। फिर उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की। मैं ठंडी हंसी हंसा। रूल्स के हिसाब से डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्ड होल्डर के अलावा कोई इसे यूज करे तो उसे 500 मिलियन युआन की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। मैनेजर का चेहरा गंभीर हो गया। शुरू में जब आप लोगों ने यह कार्ड इस्तेमाल की तो हमें लगा कि आप यंग मास्टर म्यूट्यू के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अभी की वेरिफिकेशन से पता चला कि यंग मास्टर मू आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। मैनेजर की बात सुनते ही वे सारे लोग मेरी तरफ पलट गए। MU छियन, हमें नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। बस इसलिए कि लिन फैन तुम्हें साथ लेकर नहीं आया, तुम अपनी ही क्लास को पहचानने से मना कर रहे हो? तुम कितने एरोगेंट और सेल्फिश हो। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। मैंने तो बस ये कहा कि मेरी परमिशन के बिना मेरी वीआईपी कार्ड चुराने वाले लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। सेम क्लास में होना कोई रिश्तेदारी नहीं होता। बस एक वीआईपी कार्ड ही तो है, हमें भी कोई जरूरत नहीं है। लियू रुयान ने गोल्ड कार्ड पकड़ी और मेरी तरफ फेंक दी। फिर उसने लिन फैन की तरफ देखा। फैन, पहले पैसे दो, उसके बाद हम आराम से फिर खेलेंगे। मैनेजर ने पेमेंट मशीन निकालकर लिन फैन के सामने रख दी। फिर उसने लेजर पर हल्का सा टैप किया। मिस्टर लिन, अब आपका कुल डेट 1,480 मिलियन युआन हो चुका है। कसीनो के रूल्स के अनुसार। चुप रहो। लिन फैन अचानक जोर से हंसने लगा। उसने अपने अंदर वाले पॉकेट से एक ठंडी चमक वाली प्लेटिनम कार्ड निकाली और गैम्बलिंग टेबल पर पटक दी। उस कार्ड पर ज्यूरिख बैंक का लोगो बना था। हॉल की रोशनी में वह कार्ड हल्की नीली चमक छोड़ रही थी। ध्यान से देखो। उसकी कांपती उंगलियां कार्ड पर उभरे हुए गोल्डन लेटर्स पर घूमी। पूरा वीआईपी हॉल अचानक शांत हो गया। सभी की निगाहें उस आदमी पर टिक गईं जो मानो एक ही झटके में पैसा फेंककर सबकी आंखें चौंधियां देने वाला था। कार्ड पेमेंट मशीन से गुजरी। बीप! मैनेजर की भौहें सिकुड़ गईं। पेमेंट डिक्लाइंड। लिन फैन ने झटके से मशीन उठाई और जमीन पर दे मारी। ये मशीन खराब है, दूसरी मशीन लाओ। मैनेजर शांति से उसे पागलों की तरह बर्ताव करते देखता रहा।
उसने हाथ हिलाया तो एक स्टाफ मेंबर तुरंत बिल्कुल नई पेमेंट मशीन लेकर आ गया। कार्ड फिर से स्वाइप हुई। वही जानी पहचानी आवाज आई, बीप, पेमेंट डिक्लाइंड। इस बार लिन फैन सच में घबरा गया। उसका चेहरा हरा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और बैंक को कॉल लगाई। फोन के दूसरी तरफ कस्टमर सर्विस की आवाज बेहद विनम्र थी, लेकिन लिन फैन का चेहरा हर गुजरते पल के साथ और बदसूरत होता जा रहा था। कॉल कटने के बाद उसने अचानक सिर उठाया और मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा, सदमा और अविश्वास सब कुछ था। मुक्वियन, तुमने फैमिली इनहेरिटेंस क्यों नहीं ली? मैंने कंधे उचकाए और मासूम बनते हुए कहा। मुझे लगा कि मेरी एबिलिटी अभी 300 अरब की फंड संभालने लायक नहीं है। ऊपर से अगर मैंने फैमिली इनहेरिटेंस नहीं ली तो फ्रीज मेरी कार्ड हुई है। इसका तुमसे क्या संबंध है? मैं जानबूझकर रुका और हैरान होने का नाटक किया। कहीं तुमने भी फैमिली इनहेरिटेंस नहीं ली थी इसलिए तुम्हारी कार्ड भी फ्रीज हो गई? लिन फैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आसपास खड़े क्लासमेट्स ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। लियू रुयान ने जल्दी से एक मजबूर मुस्कान बनाई। मुंह क्वान, ऐसा मत बोलो। अगर तुम फैमिली इनहेरिटेंस नहीं लोगे तो आगे खाओगे पियोगे क्या? क्यों ना घर जाकर अंकल से माफी मांग लो और इनहेरिटेंस ले लो। मैं हंस पड़ा और सिर हिला दिया। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा खर्च ज्यादा नहीं है। हर महीने 1500 युआन मेरे लिए काफी हैं। अब लिन फैन आखिर फट पड़ा। उसने मेरी तरफ उंगली करके गालियां देनी शुरू कर दी। म्यूचियन, तू जानबूझकर कर रहा है। तुझे पहले से पता था कि कार्ड फ्रीज होने वाली है। तूने हमें ट्रैप करने के लिए पूरा प्लान बनाया था। यह सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स को धीरे धीरे सच समझ आने लगा। वे लिन फैन की तरफ मुड़ गए। लिन फैन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जल्दी पैसे भरो। हाँ, तुम रिच सेकंड जनरेशन हो ना, इतनी सी रकम भी नहीं दे सकते। तुम हमें बहलाकर यहां लाए थे। अब क्या होगा? लिन फैन को चारों तरफ से घेरा जाने लगा। उसके माथे की नसें उभर आईं। अचानक उसने अपनी पॉकेट से दूसरी कार्ड निकाली और टेबल पर पटक दी। इस कार्ड में 10 मिलियन युआन है। मैं सिर्फ अपना हिस्सा भरूंगा। बाकी लोगों के डेट्स से मेरा कोई लेना देना नहीं। लियू रुयान की आंखें फैल गईं। वह अविश्वास से लिन फैन को देखने लगी। फैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब साथ आए थे। मुझे क्या? लिन फैन ने बेरुखी से कहा। अपने लिए खुद रास्ता ढूंढो। क्लासमेट्स तुरंत भड़क उठे। कोई लिन फैन को बेदिल और धोखेबाज कहने लगा तो कोई मेरी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मुक्वान, हम सब क्लासमेट्स हैं, हमारी मदद कर दो। हाँ, तुमने इतने चिप्स जीते हैं, हमारा डेट भी भर दो, फिर हम सब पहले जैसे अच्छे दोस्त रहेंगे। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज शांत थी मगर बिल्कुल साफ। सॉरी, हम बहुत पहले ही फ्रेंड्स रहना बंद कर चुके हैं। मैनेजर ने देखा कि सीन बिगड़ रहा है तो वह आगे आया। अगर आप लोग अपने डेट्स क्लियर नहीं कर सकते तो हमें लीगल प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी। वह रुका और उसकी नजरें सबके हाथों पर गईं। या फिर कसिनो के रूल्स के अनुसार हर व्यक्ति को अपना एक हाथ छोड़ना होगा। उसके इतना कहते ही पूरे कसिनो का माहौल जम गया। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ के पैर कांपने लगे जबकि कुछ डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गए। क्लास मॉनिटर जियाहो सबसे पहले घुटनों पर गिरा। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। मुक्वियन, प्लीज हमें बचा लो। हमें सच में गलती का एहसास है। ये सब लिन फैन ने करवाया था। उसी ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और हमें मिलकर तुम्हें फंसाना चाहिए। लियू रुयान भी पूरी तरह घबरा गई और जल्दी से अपने आप को अलग करने लगी। लिन फैन यह देखकर गुस्से से कांपने लगा। तुम सब एहसान फरामोश हो। मकाओ आने के लिए कौन मेरे पीछे गिड़गिड़ा रहा था? अब सब मुझे ही दोष दे रहे हो। मैंने उनके सामने का पूरा तमाशा देखा। मेरे दिल में कोई दया नहीं उठी। मैनेजर ने हाथ हिलाया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और सबको घेर लिया। अगर डेट नहीं चुका सकते तो रूल्स के हिसाब से फैसला होगा। लिन फैन छटपटाते हुए चिल्लाया। मुझे मत छुओ, मैं अपना पैसा दे चुका हूं। मैनेजर ठंडी हंसी हंसा। उसने पॉकेट से एक कार्ड निकाली। वह वही कार्ड थी जो लिन फैन ने पहले डीलर को रिश्वत के तौर पर पकड़ी डाई थी। मैनेजर ने बहुत आराम से कहा, मिस्टर लिन, आपने अपना गैम्बलिंग डेट तो क्लियर किया है, लेकिन आपने यंग मास्टर म्यू की वीआईपी कार्ड इस्तेमाल की थी, इसलिए 500 मिलियन युआन की सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी भी बाकी है। और अभी के गेम में आपने चीटिंग की है। कसिनो के रूल्स के मुताबिक आपको एक हाथ भी छोड़ना होगा। लिन फैन का चेहरा उसी पल पूरी तरह सफेद हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं एक फोन कॉल कर सकता हूं? 1 घंटे बाद लिन फैन के पिता लिन जियांगुओ जल्दी जल्दी कसिनो पहुंचे। वह सूट बूट में थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अंदर आते ही उन्होंने लिन फैन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। नालायक, पता भी है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। लिन जियांगो ने अपना गुस्सा दबाया और मैनेजर की तरफ मजबूरी वाली मुस्कान से देखा। बच्चा है, गलती हो गई। क्या इस मामले को थोड़ा एडजस्ट नहीं किया जा सकता? मैनेजर ने बिना भाव बदले उसके सामने बिल रख दिया। मिस्टर लिन,
आपके बेटे का डेट और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलाकर कुल 1,480,000,000 युआन है। हाँ, उसने पहले 10 मिलियन भरे थे। अगर आप बाकी बिल क्लियर कर दें तो आज की बात यहीं खत्म मान ली जाएगी। लिन जियांगो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश होते होते बचा। उसने कांपते हाथों से बिल देखा। यह बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम मैं तुरंत नहीं निकाल सकता। मैनेजर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम एसेट मॉर्गेज भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत देर तक मानसिक संघर्ष करने के बाद लिन जियांगुओ ने दांत भींचकर अपनी कंपनी मॉर्गेज रख दी, लेकिन उसके बाद भी रकम पूरी नहीं हुई। उसे बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करना पड़ा। अपने बच्चों के हाथ बचाने के लिए किसी ने घर बेचा, किसी ने गाड़ी बेची, तो किसी ने भारी इंटरेस्ट पर लोन लिया। तब जाकर वह भारी डेट पूरा हुआ। वापस लौटने पर जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स लगभग कंगाल हो चुके थे, वे पूरी तरह टूट गए। उसी रात लोगों का एक समूह लिन फैमिली की विला में घुस गया। उन्होंने लिन फैन और उसके पिता को अंदर ही घेर लिया। लिन जियांगू कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गुस्साई भीड़ अब रीजन सुनने की हालत में नहीं थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे जला दो। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। पूरा विला आग में घिर गया। लिन फैन और लिन जियांगुओ आग के बीच फंसकर दर्द से चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने कोई आगे नहीं आया। मैं दूर खड़ा सब कुछ चुपचाप देखता रहा। मेरी आंखों में दया नहीं थी, बस बदला पूरा होने की ठंडी संतुष्टि थी। अगले दिन लियू रुयन मेरे पास आई। वह इतनी रो रही थी कि उसका मेकअप आंसुओं में फैल चुका था। मुक्वान, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई। पहले मैं बहक गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने उसकी आंसुओं से बिगड़ी बेबस शक्ल को देखा और हल्के से हंस दिया। मिस लियू, आज तुम्हारा चेहरा उस दिन से कहीं ज्यादा सच्चा लग रहा है जब तुमने मुझे लात मारकर मेरी पसलियां तोड़ी थीं। उसका चेहरा उसी पल जम गया। मैं मुड़कर चला गया। पीछे से उसकी हिस्टेरिकल चीख सुनाई दी। मुक्वान, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। 3 महीने बाद मैंने उसे सोशल न्यूज में देखा। टीवी पर पुलिस उसे लेकर जा रही थी। उसके हमेशा परफेक्ट रहने वाले बाल बिखरे हुए थे और वह पूरी तरह बर्बाद लग रही थी। सुना था उसने एक अमीर घर की बेटी होने की झूठी पहचान बनाई, कई रिच सेकंड जनरेशन लड़कों से पैसा ठगा और आखिरकार उसका सच सामने आ गया। मैंने खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखा। इस जिंदगी में हर किसी को उसका सही अंजाम मिल चुका था। 3 साल बाद मेरे पिता ने फैमिली बिजनेस आधिकारिक रूप से मेरे हाथों में सौंप दिया। हैंडओवर सेरेमनी में उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में छिप न सकने वाली खुशी थी। मुक्वान, इन 3 सालों में तुमने बहुत अच्छा किया है। लगता है उस समय तुम्हारा खुद को ट्रेन करने का फैसला बिल्कुल सही था। मैंने फैमिली अथॉरिटी का प्रतीक सील अपने हाथ में लिया। चारों तरफ तालियों की गूंज फैल गई। सेरेमनी खत्म होने के बाद मेरे नए असिस्टेंट ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। यंग मास्टर मू, यह अभी अभी अक्वायर्ड हुए लिन ग्रुप की बची हुई एसेट्स की लिस्ट है। मैंने फाइल के कुछ पन्ने कैजुअली पलटे। असिस्टेंट ने पूछा, इसे कैसे हैंडल करना है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना। मैंने फाइल बंद की और बाहर खड़ी ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ देखा। 3 साल पहले की उस आग ने सारे पुराने हिसाब जला दिए थे। आज इस ऊंचाई से पीछे मुड़कर देखता हूं तो बदला भी बहुत छोटा लगता है।